जनता आपको फोर्स कर रही है, मजबूर कर रही है उनसे बाहर निकलने के लिए? देखिए, जाहिर है, इसीलिए आपने देखा होगा कई जगहों पर पॉलिटिकल पार्टी ने उम्मीदवार दिए और उन्हें जब नहीं लगा कि ये चल पा रहे हैं तो कई कई जगह 7-7 बार 8 बार उम्मीदवार बदले भी गए। जैसे कोई बहुजन समाज पार्टी, एक पार्टी जो कोर दलित एजेंडे पर अपनी पॉलिटिक्स करती है और पॉलिटिक्स करके यहां तक पहुंचती है, क्या ये पार्टी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा ये 14% बढ़े वोट की वजह से कि आज का युवा इस आपको एक अलग नजरिए से देखना चाहता है, खाली उस एक दलित एजेंडे की पार्टी के तौर पर नहीं देखना चाहता? देखिए, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी इज कास्ट रिजन सोसाइटी, इट इज नॉट ए पॉवर्टी रिजन। यहाँ के मूल्य परिवर्तन कास्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए कास्ट पोलराइजेशन होता है। कास्ट पोलराइजेशन की वजह से उनकी जो दिक्कतें हैं, अगर उनकी नुमाइंदगी नहीं हुई, क्या ये बदल नहीं रहा है? क्या जैसे ये लोग मान रहे हैं कि कल को ये रिजल्ट्स आते हैं और ये दर्शाते हैं कि इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज जो है इस ट्रैक पर चलने को तैयार नहीं है, जो जाति का ट्रैक है, जो कास्ट का ट्रैक है, फिर भी आप कहेंगे कि ये कास्ट रिडन सोसाइटी ही है, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कास्ट पर ही होने चाहिए? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कास्ट पे नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि पॉलिटिकल जो बहुमत है वो नॉन कास्ट डेमोक्रेटिक है, परंतु इंडियन सोसाइटी की जो बिना कास्ट के सोचना वो देश की समाज के बारे में उचित नहीं है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। इंटरेस्ट होने की वजह से वो पोलराइज हो जाते हैं, जिसे पोलराइज होने को हम कास्टिज्म कहते हैं। दूसरी बात जो पहले हिस्से में उठाना चाहूंगा, शायद इश्यूज को लेकर अभी भी, जैसे कल मैं इस बात पर प्रोग्राम कर रहा था कि किस तरह से स्टेटमेंट्स के थ्रू अभी जो पॉलिटिक्स होती है, आज जो लोग सियासत कर रहे हैं यूपी में, ये समझ रहे हैं कि पुराने गड़े मुद्दे आप नहीं उखाड़ सकते। आप एक्चुअली बात करिए कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स क्या है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या है, विकास के आंकड़े क्या है, क्या अभी भी नेता इस बात को जनता के मैसेज के बावजूद सुन नहीं पा रहे हैं? मुझे लगता है 1-2 इलेक्शन और लगेंगे तब उनकी आंखें खुलेंगी। यहाँ पे आज युवा नेता हैं, ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टियों में ये सोच नहीं है। जैसा कि देवी सिंह साहब ने कहा, जी आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप लोग अलग तरह की पॉलिटिक्स करें, लेकिन आपके पार्टी में जो बैठे पुराने नेता है वो इस सोच को बदल नहीं पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी में एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हम सबको इंस्ट्रक्शन है कि कोई नकारात्मक इश्यू नहीं उठाएगा, कोई नकारात्मक बात नहीं करेगा। आप देख लीजिए हमारे सारे स्टेटमेंट नेताजी के, चाहे अखिलेश यादव के देख लीजिए, कभी हमने किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करी, कोई बड़े मुद्दे नहीं उठाए, सिर्फ भ्रष्टाचार हटाओ और विकास की बात करो। डॉक्टर पांडे? अज्ञान जी, मैं राय साहब का धन्यवाद और साधुवाद कहना चाहूंगा। इन्होंने जो शब्द कहे अभी, जो वाक्य बोला है, लेकिन ये भूल गए कि इनकी पार्टी की जो उत्पत्ति रही है, राजनीतिक उत्पत्ति, वो जो डॉक्टर देवी सिंह अशोक साहब ने कहा, जो शरद प्रधान जी ने कहा, उस मूल भावना के तहत उसकी उत्पत्ति हुई है। वो जातिगत भावना और एक अगर ये और इनको मजबूर किया शायद इसी कह रहे सही है, शुरुआत हो गई, वोटिंग शुरुआत हो गई, निकलने के बावजूद लोगों की वक्त लगेगा। अब राजनीति में ये जो बड़ा अच्छा सिम्टम आ रहा है कि नेशनल पार्टीज का ही भविष्य है, रीजनल पार्टीज का, क्षेत्रवाद का कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है। ये मतदाता ने साबित करना प्रारंभ कर दिया कहा है कि 2 चुनाव में चुनाव सुधार को आने दीजिए, सारी पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाएगी। और अब इस तरह की भावना से ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग जी, आपको लगता है आप लोग भी, भारतीय जनता पार्टी भी जो इमोशनल इश्यूज उठा के यहाँ तक पहुंची अपनी पॉलिटिक्स में, क्या आपके यहाँ की भी लीडरशिप इस चेंज को एक्सेप्ट कर रही है, देख रही है कि लोग इस दिशा में जाने से पूरी तरह से तैयार नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को पहले दिन से ही हमने विकास के मुद्दे पर बहस करने की चेष्टा की। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के इश्यू को लगातार कांग्रेस कहीं न कहीं डाइवर्ट करती रही। हम अपने बुनियादी मुद्दे से कतई नहीं हटेंगे, इसीलिए समझिए जो मुद्दा हम यहाँ पर आज रेज कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जिस स्टेट में, और मैं बार बार दिल खोलकर 1000 बार धन्यवाद दूंगा इस उत्तर प्रदेश की जनता को, जब वो बाहर निकलकर वोट डाल रही है, वो सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि नेता किस बात पर वादे कर रहे हैं, किस बात पर वोट चाहते, क्या ये तस्वीर बदलेगी? ये महज बहस इस बात के इर्द गिर्द नहीं है
कि किसकी सरकार आ सकती है या किसकी सरकार जा सकती है। वक्त मेरे लिए एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद मैं सीधे शुरू करूंगा उस जनता जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उस जनता जिसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसके सवालों के साथ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से हमारा खास महामुकाबला। वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, खास पूरा जो ना हो वो उसको दिखाया न करो। क्या बात है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और पॉलिटिशियन इसमें एक्सपर्ट होता है बेवकूफ बनाने में। संविधान के प्रियम्बल में लिखा सेकुलर और सोशलिज्म। सेकुलर की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात छोड़ दी है। इस बार हमारे कितने अंक कर दिए थे और इस बार कितने अंक कर दिए। 90 की उम्र में भी ज्योति बसु आइडियल बने, अटल बिहारी वाजपेयी आइडियल बने। राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुधार का ये द्योतक है बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज। फिर लखनऊ के कॉन्वेंट तालुकेदार कॉलेज में मौजूद हो। आप देख रहे हैं हमारा महामुकाबला जनता के सवालों का वक्त है, क्योंकि इस जनता ने तय किया है इस बार उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे नेताओं को सबक देने का। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं जनता के पास जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ। आज की तारीख में कोई पार्टी का मैनिफेस्टो पर काम नहीं चल रहा है। संविधान को नजरअंदाज कर दिया है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा सेकुलर और सोशलिज्म। सेकुलर की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात छोड़ दी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स समाप्त कर दिए हैं। मैं चाहूंगा कुछ लोगों के सवाल लेने के लिए इधर से शुरू करना चाहूंगा, बीच से। हाँ सर, भाई आपका सवाल किन से है सर, ये जरूर बता दीजिएगा। मेरा सवाल सभी पार्टी के जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं सबसे एक सवाल है कि जितने भी ये इलेक्शन में, जैसा अभी आपने कहा कि ट्रेंड आया है कि युवा आया है, युवा का वोट आया है, जरूर परसेंटेज बहुत बढ़ा है, खुशी की बात है, लेकिन वो किस तरह से कन्वर्ट प्रैक्टिकल उसमें होगा, क्योंकि जो उम्मीद लग रही है वो यही है कि फिर भी ये जो है कि वो मैंडेट क्लियर नहीं है। तो एक हम गवर्नमेंट आएगी, जो कॉलिशन का जमाना, कॉलिशन गवर्नमेंट जब आएगी तो उसमें फिर ये लोग वादा कैसे कर देते हैं कि भाई हम अपनी सरकार अपने बूते पे बनाएंगे। तो मेरा सिर्फ इनसे ये कहना है कि वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, ख्वाब पूरा जो ना हो वो उसको दिखाया न करो। क्या बात है, वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो। राजीव जी, ख्वाब इस तरह के मत दिखाइए जनता को। हमने अपनी पार्टी की बात करते, हमने वादा उतना ही किया है जितना निभाने का विश्वास है, और विश्वास को हम पूरा करके दिखाएंगे। और जहां तक कोलिशन गवर्नमेंट की बात है, अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी पार्टी, और उसके चुनाव के बाद आप विनय जी की पार्टी के साथ नहीं जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता और नौबत ही नहीं आएगी। एक मेरा क्वेश्चन भी है, ऑब्जर्वेशन भी है कि अभी तक 35, 36, 40% पोलिंग होती थी, तो उसमें 16, 18, 20% वाला जीत जाता था। अब वोटिंग ट्रेंड बदला है, 50, 55, 60%, जैसा अभी बताया कि 70% तक पोलिंग भी हुई, तो इसमें 18-20% वाला जीत नहीं पाएगा। तो इस नए वोटिंग परसेंटेज में जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टीज हैं, उनकी विनेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी और वो किस तरीके से इस नए रोल में अपने आप को कोप अप करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुधार का ये द्योतक है बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज। 100% अगर हम नहीं कर सकते, 80, 85, 90% अगर ये हो जाएगी, तो आप ये यकीन रखिए कि ये गुड गवर्नेंस की ही गवर्नमेंट बनेगी। और ये जो झूठे वादे होते हैं, लेकिन लोगों को विनय जी 80-85% होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। गुड गवर्नेंस देखिए अभियान जी, इस बार 15% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। सभी पार्टियों के नेताओं से है मेरा सवाल कि ये लोग अपने मैनिफेस्टो में वादा करते हैं हम लोगों से कि समाजवादी पार्टी के जैसे हैं, कहते हैं लैपटॉप देंगे, हम टैबलेट देंगे। हमारे कांग्रेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनकी पार्टी कहती है कि ये आएंगे तो आरक्षण देंगे, 4.5 को 9 करेंगे, 18 करेंगे। तो क्या ये लोग ये नहीं कह सकते कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे? ये मुफ्त में क्या बांटते हैं ये लोग? हमने तो बोला है ये रोजगार के बाद लोगों ने इतना डिबेट, लेकिन वो कहाँ देते हैं? इसीलिए आप लोगों की सोच समाजवादी पार्टी का सवाल है। हमने लैपटॉप और टैबलेट की बात इसलिए की है कि हम चाहते हैं कि नौजवान रोजगार पाने में सक्षम हो जाए। उत्तर प्रदेश का नौजवान पिछड़ा न रह जाए। दुनिया से ग्लोबलाइजेशन का जमाना है कि आप कंपटीशन की लाइन में पीछे हो जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टी से है कि जैसे आपकी सरकार आती है तो आप लोग जो यंगस्टर्स हैं वो अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं, पर जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उनके रिलेटिव्स, उनको फ्रेंड्स को शॉर्टकट मिल जाता है, जो टैलेंटेड बच्चा है वो पीछे रह जाता है। ऐसा शॉर्टकट कब
खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जगह जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स को दे देती है। सारी पोलिटिकल पार्टी एक जमाने में जो है वो कांग्रेस के वंशवाद का मुद्दा उठाती रही, वंशवाद टाइप का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया पॉलिटिक्स में। अजीत जी आप आंसर करना चाहेंगे? मुलायम सिंह जी के बेटे लीड कर रहे हैं चुनाव को। मुलायम सिंह जी के बेटे लीड कर रहे हैं। देखिए बहुत ये बात सवाल बहुत पुराना हो गया। जनता का सवाल है कि जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार के लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी मिलने की बात नहीं। देखिए दो बातें परिवारवाद, ये हमारे नेता ने पहले भी बोला था। जनरल मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ, स्वर्गीय जनरल मिश्रा जी की। संघर्ष का परिवारवाद और सत्ता का परिवारवाद। जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपने गांव के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और संघर्ष सबके लिए, और संघर्ष में अगर मेरा भाई मेरा बाप राहुल गांधी हो जाएंगे मेरा संघर्ष का परिवारवाद है। नहीं राहुल गांधी को तो खानदान को पैदा होते ही सरकार मिल गई। राहुल गांधी का परिवार ने वो चीज नहीं की, सोनिया गांधी ने वो चीज नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया। रोज त्यागी की बात करते हैं, कोई ऐसी बात निकल जाए कि वो बदल दिए जाए। हाँ सही बात है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन जनता के सवालों से देखिए ये लोगों की भावना, इसको समझिए। हाँ प्लीज मैम आपका सवाल जी। मेरा प्रश्न है सभी पार्टी से कि जब आप लोग देख रहे हैं कि यूथ पावर दे रही है वोटिंग के लिए, तो आप लोग यंग कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़ा करते हैं? हमने बहुत से बच्चों से पूछा इसको, तो यंग कैंडिडेट, हाँ ये बहुत अच्छा। हमारा पिछला आंकड़ा देख लीजिए और इस बार का आंकड़ा देख लीजिए। मैं अपनी पार्टी को पहले हमने बहुत से बच्चों से पूछा, तो लोग कहने मैम गए हम, अब आप हमने देखा तो मुझे कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं लगा जो मैं कनेक्ट कर सकूं, तो मैंने आग बंद करके ऐसे हाथ लगाया और लगा दिया। अगर ऐसे कनेक्ट कर सके। हाँ ठीक है। अगर आपके बच्चों ने ऐसा बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा कि आप हमारा आंकड़ा देख लीजिए। कोई बात कहने की नहीं कि मैं स्टेज पर बोल रहा हूँ। पिछली बार हमारे कितने यंग कैंडिडेट थे और इस बार कितने यंग कैंडिडेट थे। जो प्रेरणा होती है उसमें उम्र बाधक नहीं होती है। 90 की उम्र में भी ज्योति बसु आइडियल बने, अटल बिहारी वाजपेयी आइडियल बने। आडवाणी जी के लिए बोल रहे हैं। आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाए, सपना पूरा नहीं होने वाला है। अब वो सपना तो देश की जनता तय करेगी। हम आप तो अलग एक मतदाता जानकारी एक कंस्टिट्यूट